नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। इस बार नीट के जो परीक्षा परिणाम आए हैं, उसमें शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्र के तमाम सारे छात्र-छात्राओं का सिलेक्शन हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए बस्ती जिले के सल्टुआ ब्लॉक के डिंगरभरिया के रहने वाले सूरज सिंह हैं। इनका भी चयन इस बार हुआ है एमबीबीएस के लिए। इनसे बात करेंगे कैसे पूरी तैयारी रही, क्या-क्या परेशानियाँ आई, कैसे इन्होंने पूरी परीक्षा की तैयारी की और क्या कुछ अभी आगे इनकी किस तरीके से मेडिकल क्षेत्र में जाकर के ये पूरी जो मेडिकल व्यवस्था है उसको लेकर के और जो तमाम सारी योजनाएँ चल रही हैं सरकार की उसको लेकर के आप सोचते हैं। सबसे पहले बहुत-बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद जी। अपनी शुरुआती पढ़ाई-लिखाई के बारे में बताइए जो शुरुआती शिक्षा आपकी हुई? मेरी शुरुआती पढ़ाई यहीं बस्ती ज़िले से हुई है। उसके बाद मेरी आगे की पढ़ाई दिल्ली से हुई है और बाकी 11वीं क्लास से मैं राजस्थान में गया था कोटा में। उसके आगे की पढ़ाई मेरी वहीं से हुई है। तो तैयारी कितने साल की है? कैसे तैयारी आपकी रही? क्या संघर्ष रहा? तैयारी मैंने 11वीं में ही शुरू करी थी, फिर मैंने 12वीं में भी एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरे 480 मार्क्स आए थे। फिर उसके बाद मेरे को एक और ड्रॉप लेना पड़ा, उसमें मेरे 560 आए थे। फिर मैंने एक और ड्रॉप लिया, उसमें मेरे 632 आए थे पिछले साल, तब भी नहीं हो पाया। अब इस बारी मेरा हुआ है 530 मार्क्स मेरे आए हैं, जिसमें से मेरा रैंक है 24,000 ऑल इंडिया रैंक और मेरी कैटेगरी रैंक है 9679। तो जैसे तैयारी का शेड्यूल आपका क्या रहता था? टाइम टेबल क्या रहता था? कौन-कौन सा सब्जेक्ट कैसे आप पढ़ते थे? पढ़ाई का शेड्यूल यही रहता था कि सुबह 6 बजे उठना होता था, बाकी अपना फ्रेश हुए 7 बजे से पढ़ाई करना चालू करा। थोड़ी देर पढ़ाई करी 7 से 9 तक, फिर चाय-वाय पी के आए। फिर साढ़े 9 बजे पढ़ाई करने बैठ गए, 3 घंटे पढ़ाई करी। साढ़े 12 बजे वहाँ हॉस्टल की मेस में खाना मिलता था। खाना खाते थे, थोड़ी देर आराम करते थे, दोबारा पढ़ने बैठ जाते थे। क्लास जाना नहीं होता था क्योंकि मेरे पास एलन के नोट्स पड़े थे, तो मैं वही पढ़ के अपना काम चलाता था क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे क्लास में जाने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसा मुझे महसूस होता था। तो वही पढ़ के मैंने ये एग्ज़ाम दिया। नहीं तो आपने कोचिंग का सहारा लिया इस दौरान कभी शुरुआत जब तैयारी शुरू किए थे आप तो? हाँ, शुरुआती दिनों में मैं एलन में ही पढ़ा था, 11वीं-12वीं मैंने एलन से ही करी है, तो उसके सारे नोट्स मेरे पास उपलब्ध थे। तो उन्हीं का सहारा लेके दोबारा मैंने उन्हीं उन्हीं को दोबारा पढ़-पढ़ के इस बारी मेरा चयन हुआ है। अच्छा, एलन में आपने वहाँ पे एलन का सहारा लिया, वहाँ पे कोचिंग की, तो कैसा माहौल वहाँ पे रहता है? पूरे देश से वहाँ पे बच्चे आते हैं, तो खास करके जो गाँव से बच्चे जाते हैं, उनको एक तो इंग्लिश की बड़ी समस्या होती है, दूसरा अचानक उनका माहौल पूरा चेंज हो जाता है वहाँ पे चूँकि हर तरह के बच्चे आते हैं, हर परिवारों से आते हैं, तो वहाँ पे एडजस्ट करना कितना मुश्किल होता है? शुरुआती दिनों में थोड़ा कठिनाइयों का सामना किया करना पड़ सकता है, लेकिन जो फैकल्टी होती है बहुत कोऑपरेटिव होती है, तो हिंदी इंग्लिश वाली समस्या आती नहीं है क्योंकि बैचेस होते हैं जो सिर्फ हिंदी में ही चलते हैं और जिनको इंग्लिश भी आती है तो बैचेस इंग्लिश में चल हिंदी प्लस इंग्लिश, तो ऐसा कोई समस्या नहीं आता आगे चल के। बाकी माहौल में थोड़ी दिक्कत आती है तो वो हॉस्टल वगैरह की वजह से, जैसे हॉस्टल में अकेले रहना होता है तो बच्चे थोड़े परेशान होते हैं। बाकी एलन की तरफ से पूरा सपोर्ट रहता है, पूरा कोऑपरेट करते हैं वो, तो ऐसी कोई समस्या आती नहीं है। अच्छा, परिवार का कितना रोल आप मानते हैं? ख़ास करके जब ज़रूरी नहीं कि आदमी पहले अटेम्प्ट में पास हो जाए या उसको अपने हिसाब से चॉइस जो है उसकी पूरी हो जाए। तो परिवार का कितना सपोर्ट मानते हैं और किस तरीके से जब जैसे आदमी कोई बच्चा परीक्षा दिया फ़ेल हुआ तो कैसे अपने आप को कैसे मोटिवेट करे और अगर एज़ अ फैमिली मेंबर आप किसी को सपोर्ट करना है, तो कैसे करेंगे आप उसको? परिवार का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट था, परिवार वाले काफ़ी सपोर्टिव थे, इन्होंने कुछ नहीं कहा, मतलब जैसे कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो उसमें भी नहीं हुआ, सेकंड में भी नहीं हो पाया था, तो उन्होंने बिल्कुल प्रेशर नहीं डाला, उन्होंने बोला आपको जो करना है वो करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको कोटा जाना है कोटा जाइए वरना आप कहीं एडमिशन ले लीजिए। तो मैंने यही मतलब कोटा जाके दोबारा पढ़ना ही सही समझा, फिर अभी देखिए मेहनत किया तो उसका फल मिला है। बाकी अगर किसी का इस साल नहीं हो पाया है तो उसमें बहुत हताश होने की ज़रूरत नहीं है, करते रहिए हो जाएगा, कोई बहुत टफ नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है। बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करे रहिए डिसिप्लिन के साथ, तो सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, जो पेपर आपका जब था तो 1 दिन पहले क्या कुछ कैसे दिमाग में क्या चल रहा था? कैसी तैयारी आपकी थी? फिर जब पेपर हो गया तो फिर क्या लग रहा था इस तरीके से सफलता मिल जाएगी? पेपर के 1 दिन का माहौल ऐसा ही होता है कि बहुत कुछ दिमाग में चल रहा होता है, पढ़ाई हो नहीं पाती है। तो उस दिन मेन मोटो यही रहना चाहिए कि अपने आप को काम रखें, ताकि वो जो डेटा आपने दिमाग में स्टोर रखा है, वो वहीं रहे, ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना आए उसमें। तो अपने आप को काम रखें और पेपर के बाद का यही था कि पेपर बहुत टफ था, बच्चे सारे परेशान थे। पेपर देते वक़्त भी ऐसा लगा कि पेपर बहुत टफ है, नहीं हो पाएगा, छोड़ दूँ। फिर मैं सोचा कि छोड़ने का कोई अर्थ है नहीं, टफ है तो सबके लिए टफ है। मैं करते रहा तो अच्छे नंबर आए, हो गया
और पेपर देने के बाद तो यही माहौल था, सारे बच्चे परेशान थे, मैं भी परेशान था। रिजल्ट आने के बाद तो दिखा कि हाँ पेपर टफ था, तो कट ऑफ भी बहुत कम गई है। इस बार कितनी कट ऑफ गई है? इस बारी जनरल का आप कट ऑफ मान के चलिए 520 नंबर। नंबर क्या है? अच्छा, ये एक चीज़ हमेशा चर्चा में आता है इनसे जो बड़ी परीक्षाएँ जो होती हैं, तो उसमें ये होता है कि आरक्षण को लेके अक्सर चर्चा होती है कि जिसे जिनको ज़रूरत है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या जो वास्तव में उसके पात्र हैं, उनको मिलना चाहिए। लेकिन हमेशा इसके 2 पक्ष रहते हैं कि जो संपन्न परिवारों के लोग हैं, आरक्षण की जो व्यवस्था बनाई गई जिसमें ये चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। क्या लगता है कि उन परिवार के बच्चों से मतलब कोई ऑलरेडी डॉक्टर है, कोई बड़ा बिज़नेसमैन है और उसके बच्चे जब आरक्षण का लाभ लेते हैं, आपको लगता है कि जो दूसरा कैटेगरी है, जैसे जनरल कैटेगरी हो गया, तो कहीं न कहीं वो थोड़ा-सा उनका नुकसान होता है? जनरल कैटेगरी वालों को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि ये जो आरक्षण है इनकी वजह से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है, जिनकी वजह से उनकी फैमिली ट्री पूरी सुधर गई है। अब उनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो लेते आ रहे हैं, तो उससे जो काबिल बच्चा है जनरल का, उसको बहुत नुकसान होता है। उसके बहुत अच्छे नंबर होते हैं, उसका नहीं हो पाता, और जो बहुत काबिल है एससी, एसटी, ओबीसी जो भी है, उनके मतलब रिसोर्सेज़ होने के बाद भी उनको आरक्षण मिलता रहता है, तो ये बहुत सही नहीं है। बाकी इस पे मुझे बहुत जानकारी नहीं। नहीं, जैसे जो मान लें एलन हो गया, कोई जो तमाम सारी कोचिंग संस्थाएँ हैं, तो क्या वहाँ पे ऐसी व्यवस्था होती है कि जो बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चा है लेकिन वो पढ़ने में अच्छा है, तो वहाँ पे कुछ वो लोग कोई छूट देते हैं, कोई व्यवस्था रहती है कि उनको फ्री में रह के वहाँ पढ़ के वो फिर वो एग्ज़ाम दे सकें? एनएएनएल में बहुत ऐसी सुविधा है, जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, उन्हें स्कॉलरशिप मिलता है, वो अपना टेस्ट लेते हैं, पूरी स्कॉलरशिप लेते हैं, और जो बच्चे आर्थिक रूप से बहुत परेशान होते हैं, उनको वो फ्री में भी पढ़ाते हैं। उनके 2-3 बैचेज़ ऐसे होते हैं, जिनमें कि फ्री में ही पढ़ाई होती है, कोई फीस नहीं लगता। ड्रेस और स्टडी मटेरियल सब कुछ वो फ्री में ही देते हैं। अच्छा, जब जिस दिन पेपर आपका था, उस दिन वो जो आपने जो जितने क्वेश्चन जो सॉल्व करने थे, पहले किस सब्जेक्ट का आपने किया? फिर कैसे कहाँ पे लगा कि नहीं अब अच्छा हो रहा है? फिर कैसे लगा कि नहीं ये तो अच्छा नहीं हो पाएगा, उस तरीके रिज़ल्ट नहीं आ पाएगा? शुरुआत मैंने बायोलॉजी से करी, मैं हमेशा बायो से ही करता था, क्योंकि बायो अच्छा होता था, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है। तो बायो मैंने करी, मैंने देखी कि हाँ, बहुत ईज़ी तो नहीं है, कुछ क्वेश्चन बाहर के भी हैं, तो फिर मैं वो करता गया। फिर उसके बाद मैं फिज़िक्स में गया, तो फिज़िक्स जब मैंने शुरू करी, तो शुरू के 2 पन्ने थे, उनमें से एक भी सवाल नहीं हुए। तो मैं सोचा अब फिज़िक्स को छोड़ के केमिस्ट्री पे पढ़ते हैं। फिर मैंने केमिस्ट्री करी, केमिस्ट्री करने के बाद दोबारा जो मेरा समय बचा, उसमें मैंने फिज़िक्स को दिया, तो लास्ट में फिज़िक्स ही करी, क्योंकि फिज़िक्स सबसे टफ था, केमिस्ट्री भी टफ थी, ईज़ी इस बारी कुछ नहीं था। नहीं, तमाम हम देखे उस समय तमाम बच्चे जो एग्ज़ाम देके बाहर निकले तो परेशान दिख रहे थे, तमाम वीडियो भी सोशल मीडिया पे आए कि कुछ बच्चे रो रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि अच्छा पेपर हुआ बहुत ज़्यादा इसलिए रो रहे हैं या परेशान हैं या पेपर खराब हुआ जितनी उम्मीद थी, तो वास्तव में टफ था इस बार ज़्यादा। पेपर बहुत टफ था, आप देख लीजिए पिछली बारी जनरल की कट ऑफ थी लगभग 655 या 60 नंबर, इस बारी 520, तो 130 नंबर का डिफरेंस बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मतलब आप मान के चलिए इतना टफ पेपर नीट के इतिहास में कभी नहीं था। एक बारी टफ बना था नीट 2016 में, उस बारी पेपर लीक हुआ था, तो पेपर दोबारा कराना पड़ा था, तो पेपर बहुत टफ था, पर इसके जितना टफ नहीं था, ये सबसे टफ पेपर था। ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे एलन के सर हैं, ब्रजेश माहेश्वरी सर, जो कि सीईओ हैं एलन के, तो वो कह रहे थे कि मतलब इस पेपर में जेईई एडवांस के भी क्वेश्चंस थे 2-3, तो पेपर बहुत टफ था। अक्सर वहाँ से खबरें आती हैं, हम जनरली आप लोग भी देखते होंगे, आप चूँकि वहाँ पे रहे हैं, पढ़े हैं, सुसाइड की बहुत सारी खबरें आती हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक तो पढ़ाई का प्रेशर हो गया, दूसरा रिज़ल्ट का प्रेशर हो गया, तीसरा परिवार का या समाज का कहीं न कहीं दबाव रहता है। कोई अगर अगर कोई ये कहता है कि दबाव नहीं रहता तो वो झूठ बोलता है, हमारा ये मानना है। तो आपको लगता है कि जो ये सुसाइड का रेशियो है, उसको कम करने के लिए ख़ास करके इन इस तरीके की परीक्षाओं में जो बच्चे लगे हुए हैं, उनको वास्तव में व्यक्तिगत स्तर पर क्या प्रयास करना चाहिए, कैसे मोटिवेट करना चाहिए? और अगर दिमाग में कभी ऐसी चीज़ें आती हैं, तो उस समय उनको क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है? परिवार की होती है कि जो उनके स्टाफ हैं उनकी होती है, जो टीचर हैं? या क्या किया जाए कि इसमें थोड़ा-सा कमी लाना बहुत ज़रूरी है? देखिए, मुझे लगता है कि जो हमारे फील्ड में जहाँ बच्चे सुसाइड करते हैं, वहाँ मेन कारण होता है गिल्ट, क्योंकि पढ़ाई उनकी हो नहीं पाती है। फिर जैसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है और वो बच्चा सारे दिन रूम में अकेले ही रहता है, तो उसका दिमाग इन्हीं सब चीज़ों में ज़्यादा जाता है कि घर वाले क्या सोचेंगे, नंबर नहीं आ पाएगा, और घर वाले बहुत सपोर्टिव होते हैं, तब भी वो सारी बातें उनसे नहीं कह पाते, क्योंकि उनके अंदर एक गिल्ट बना रहता है। तो मेन कारण गिल्ट ही होता है। बाकी सपोर्ट की बात करें तो पूरा सपोर्ट होता है। एलन में भी ऐसे सिस्टम है कि अगर आपको डिप्रेशन वगैरह हो रहा है या आपको बहुत कोई दिक्कत हुई, तो आप जाके बात करें, काउंसलिंग करें, वो आपको पूरा सपोर्ट देते हैं। लेकिन वही है, फिर गिल्ट के कारण बच्चा किसी से नहीं कह पाता,
तो तभी वो फिर गलत कदम उठाता है। तो इस तरीके से मतलब होता धीरे-धीरे वो आपने कहा गिल्ट वाली बात होती है। तो क्या लगता है कि परिवार के लोगों को वो परिवार के लोगों का भी अपना जो उनका रवैया है बच्चों के प्रति, वो बहुत ज़्यादा और सहानुभूति की ज़रूरत है? या कुछ बच्चे होते हैं कि वो मान लिया वहाँ पढ़ाई के नाम पे वहाँ कोटा में हैं, अलग-अलग संस्थानों में, अलग-अलग जगहों पे हैं। फिर वो तो गलत संगत में पड़ जाते हैं, उनकी एक सर्किल ऐसी बन जाती है कि पढ़ाई के लिए टाइम नहीं दे पाते हैं, मौज-मस्ती में ज़रूरी सब कुछ है, लेकिन उसका एक मतलब एक दायरा होना चाहिए, एक समय सीमा होनी चाहिए। तो क्या लगता है कुछ बच्चे भी वो लापरवाही करते हैं जब उनको तैयारी करना नहीं करते हैं, फिर बाद में जो रिजल्ट नहीं सही होता है या परीक्षा सही नहीं होती है, फिर वो इस तरीके कदम उठाते हैं? यानी अधिकतर बच्चे ऐसे ही होते हैं कि जो गलत कामों में लीन होते हैं, फिर जब उनकी पढ़ाई नहीं होती, रिजल्ट नहीं आती, तो फिर वो हताश हो जाते हैं। फिर उन्हें कुछ दिखता नहीं कि घर वाले पूछेंगे, क्या बताएँगे, तो फिर वो ऐसा कदम उठा लेते हैं। बाकी मैक्सिमम पेरेंट्स जो होते हैं वो सपोर्टिव ही होते हैं। इक्का-दुक्का जो होते हैं तो बच्चे परेशान होते हैं। पेरेंट्स की सहानुभूति बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब आपका रिजल्ट आया तो कैसे पता चला और जो भी परिवार में लोग हैं, मम्मी-पापा या जो भी लोग हैं, उन लोगों का रिएक्शन क्या था एक-एक करके बताइए? रिजल्ट तो जब आया तो मैंने खुद ही नहीं देखा था, तो रैंक सही था तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने पिताजी को बताया, वो काफ़ी खुश हुए। उन्होंने बोला जाओ लड्डू ले आओ, लोगों को खिला दो, भगवान को चढ़ा दो, उनको चढ़ाया। बाकी माताजी हैं उनको बहुत जानकारी नहीं है, तो उनको मैंने बताया, वो भी अपने परिजनों से बता रही थी, तो सब काफ़ी खुशी का माहौल था। माताजी को आपने बताया कि हम डॉक्टर बन गए? हाँ जी। तो क्या उनका रिएक्शन क्या था? बहुत ज़्यादा जानकारी उनको नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा तमन्ना माँ को ही होती है। बेटी जो बेटा सफल होता है सबसे ज़्यादा खुशी उन्हीं को होती हाँ, बहुत ज़्यादा उनको खुशी हुई। कहती बच्चे तुमने मेरा सर ऊँचा कर दिया। है। तो काफ़ी खुशी का माहौल था, सारे परिजनों को फ़ोन कर के बताने लगी, तो अच्छा माहौल था। अच्छा अब आप सफल हो गए हैं, पढ़ाई करेंगे आगे, फिर आप मेडिकल सेवा में जाएँगे। तो आपको क्या लगता है कि जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपके स्तर से निजी तौर पे क्या कुछ भविष्य में चल कर के प्रयास किया जाएगा, व्यवस्था में सुधार के लिए और लोगों को बेहतर सुविधाएँ मिल सके गाँव के अंतिम व्यक्ति को, तो उसके लिए आप अपने स्तर से क्या व्यक्तिगत प्रयास करें? मेरे स्तर पे तो यही सोचे कि जो मेडिकल की सीटें हैं, वो बढ़ें तो जो गाँव गढ़ी के लोग हैं उनको भी फ़ायदा होगा, जो एस्पायरेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा। उनको थोड़ा प्रेशर कम होगा दिमाग पे एस्पायरेंट्स के, और जो गाँव गढ़ी के लोग हैं उनको सुविधा मिलेगी, क्योंकि जैसे हर जिला में होगा या फिर शहर में होगा, तो उसको मतलब एक्सेस करना आसान ही रहेगा। अच्छा एक आखिरी सवाल, अब जैसे जो लोग तैयारी कर रहे हैं बच्चे बड़ी संख्या में हर साल कितने लगभग इस बार कितने लोगों ने पेपर दिया? इस बार ही 23 लाख। 23 लाख लोगों ने दिया था। हुआ कितने लोगों का होगा लगभग? अब 1-2 लाख लोग सफल हुए होंगे? नहीं, सीटें 56,000 हैं, तो फिर अच्छा 56,000 हाँ, लोग। एमबीबीएस की सीटें एमबीबीएस की 56,000। 56,000 मतलब सीटें। तो जो लोग तैयारी में लगे हैं, उनके लिए जैसे अगर सफल हो गए लोग, वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, पहला प्रयास, दूसरा प्रयास, तीसरा प्रयास, तो वो उनकी मजबूती और पेशेंस बना रहे और जो गिल्ट वाली आप बात कर रहे हैं, वो गिल्ट में ना जाएँ, पहले से उसके लिए कुछ ऐसा प्रयास करें। तो आपकी तरफ से अपने एक्सपीरियंस के उसमें क्योंकि ज़रूर आप तीसरा प्रयास आपका था, तो बीच में ऐसा दौर आता कि लगता नहीं होगा, या आदमी परेशान हो जाता है मानसिक तौर पे, परिवार का और बाकी लोगों से आदमी भले ना कोई परिवार का दबाव हो, लेकिन अपने आप आदमी महसूस करता है। तो जो लोग तैयारी में लगे हैं, उनके लिए अपने अनुभव के आधार पे अब तक के और जो भी आपका संघर्ष रहा है, उसके आधार पे क्या अनुभव शेयर करेंगे और क्या उनसे आप कहना चाहेंगे कि वो लोग डटे रहें? नहीं, ऐसे बहुत दिन आते हैं जिस दिन लगता है कि हो नहीं पाएगा, अब ऐसे क्या हो रहा है, इतना कंपटीशन है, मेरे नंबर नहीं आ रहे, हो नहीं पाएगा। तो ऐसे आपको हताश नहीं होना, आप पढ़ते रहिए, हो जाएगा। और रही बात गिल्ट की, तो गिल्ट तभी नहीं आएगा जब आप कंसिस्टेंटली मेहनत करेंगे। कंसिस्टेंसी मतलब मेन है। अब अगर आप ऐसे सोचें कि आज नहीं पढ़ रहा हूँ, कल 12 घंटे पढ़ लूँगा, हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक दिन आप 12 घंटे पढ़ोगे, तो आप 2 दिन सोओगे, पूरा निल जाएगा आपका। इससे अच्छा है कि आप 6 घंटे पढ़ो, रोज़ पढ़ो। रोज़ का रोज़ पढ़ोगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। उसमें आप ज़्यादा चीज़ें कर पाओगे। एक दिन पढ़ोगे तो दिमाग थक जाएगा, 2 दिन आपको पूरा रेस्ट लेना पड़ेगा। तो गिल्ट से बचने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो यही है, कंसिस्टेंसी बना के रखो। और डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी है, समय से उठना। मैंने देखा बच्चे होते हैं कि 1 बजे सो रहे हैं, किसी दिन 3 बजे सो रहे हैं, किसी दिन 4 बजे सो रहे हैं। तो इससे आपका शेड्यूल बन नहीं पाएगा, आपका सर्कैडियन रिदम बिगड़ा रहेगा, तो आपका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में। सोने का और उठने का समय मतलब फिक्स होना ही चाहिए, तभी कुछ अच्छा हो पाए। क्योंकि मुझे लगता है कि मॉर्निंग डिसाइड्स योर डे। अगर आपका मॉर्निंग खराब है, जैसे कि आप 11-12 बजे उठे, फिर आपका मूड खराब हो गया कि इतना लेट उठे, अब कैसे होगा? तो फिर आपका दिन खराब ही हो जाएगा। अब आप 6 बजे उठे, आपका मूड अच्छा है, तो मॉर्निंग अगर अच्छा है, तो दिन अच्छा ही जाता है। चलिए हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
शुक्रिया, थैंक यू सर। तो ये थे सूरज सिंह, जिन्होंने बताया किस तरीके से इन्होंने पूरी तैयारी की और कैसे ये सफल हुए, इनको एमबीबीएस सीट मिली है और आगे चल के डॉक्टर बनेंगे। और जो इनकी सोच है, लगातार ग्रामीण क्षेत्र के लोगों, उनका कहना है कि अगर मेडिकल में सीटें बढ़ेंगी तो ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं को ज़्यादा अवसर मिलेंगे और तमाम अहम मुद्दों पर इन्होंने बात की। और सबसे जरूरी बात जो इन्होंने की वो ये बताया कि जब आप तैयारी के लिए बाहर जाते हैं तो आप उस तैयारी पे ध्यान दीजिए, टाइम मैनेजमेंट क्या है, शेड्यूल क्या है, ना कि जो है आप इधर उधर जब समय बर्बाद करेंगे तो फिर बाद में जाके आप गिल्ट फील करेंगे और फिर तमाम जो समस्याएं हैं वो जिंदगी में आएंगी। सफल होने के लिए आपको लगातार धैर्य के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने प्रति ईमानदार होकर काम करना होगा, तभी जीवन में सफल होंगे। पीटीसी लाइव के लिए कैमरा पर्सन हरि के साथ बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।